बच्चों की बीमारी अगर आप छोटी मोटी शिकायत समझकर नजरअंदाज करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके लाडले के लिए जानलेवा हो सकता है। बच्चों में भी कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बड़ा है। सर्दी, बुखार, गठान, पेट की लंबी बीमारी हो या फिर नाक, आंख, कान के पास अलग अलग लक्षण, अगर आपको ये सब दिखें तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। एम्स भोपाल में पीडियाट्रिक्स विभाग ने सितंबर महीने में बच्चों के कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत बच्चों में होने वाले कैंसर के लक्षण, उनकी रोकथाम और बेहतर इलाज को लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर ने ग्रुप डिस्कशन के जरिए अपने अनुभव साझा किए। सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने सचेत किया कि बच्चों से जुड़ी बीमारियों को लेकर परिजन गंभीरता बरतें। बच्चों की बीमारी को न करें नजरअंदाज। बच्चों में भी कैंसर का खतरा बढ़ा। कहीं आपकी लापरवाही बच्चों पर न पड़ जाए भारी। बच्चों की हर बीमारी को गंभीरता से लेने की सलाह। छोटी मोटी बीमारी बन सकती है कैंसर का खतरा। पेरेंट्स भी आज यहाँ इस चर्चा में मौजूद हैं, तो मैं आप सभी का शिशु रोग विभाग की ओर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सितंबर माह कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में, और इसी के तारतम्य में हमने ये एक चर्चा का आयोजन किया है। इस चर्चा में आज हमारे साथ दूसरी स्पेशलिटीज़ जिनमें कैंसर का इलाज होता है वो भी हमारे साथ सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और आज हम इस चर्चा के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में कैंसर किस तरह से फैलता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, बच्चों में कैंसर की क्या क्या जांचें उपलब्ध हैं जो हम करा सकते हैं, बच्चों के कैंसर का क्या इलाज संभव है, और जो भ्रांतियां हैं बच्चों के कैंसर के बारे में हम उनको दूर करने के बारे में प्रयत्न करेंगे। और आगे पैनल प्रॉपर डिस्कशन करने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का आप सब लोगों से इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। जो आज के हमारी पैनल के मुख्य चर्चा जो करेंगे वो डॉक्टर नरेंद्र चौधरी हैं। वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो बच्चों के कैंसर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं जो शिशु रोग में एडमिट होते हैं उनको देखते हैं। डॉक्टर सुमित हैं, डॉक्टर जो न्यूरोसर्जरी विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष गुप्ता हैं जो रेडियोथेरेपी विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज की इस चर्चा को मॉडरेट करेंगे डॉक्टर के पंडिता। सर का एक सपना है एम्स में एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो कैंसर के बच्चे होंगे उनको उससे क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या लाभ होगा? कि डॉक्टर पंडिता ने बताया कि एम्स भोपाल एक प्रपोज़ल तैयार कर रहा है जिसमें हम लोग एपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर हम लोग रखना चाहते हैं, जिसमें एक ही छत के नीचे किसी भी प्रकार के बच्चे जो किसी भी, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ हो, चाहे वो हड्डी की डिजीज़ हो, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो सर्जिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो ट्रॉमा हो, एक ही छत के नीचे मिलना चाहिए इलाज। ऐसा कंसेप्ट शायद भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, विदेशों में तो है। तो हम लोग एमपी में इस चीज़ को शुरू करना चाहते हैं। और इसका वजह ये क्यों मेरे दिमाग में आया, उसकी वजह यह है कि ऐसा देखा जाता है कि जब हम ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं तो यदि हम बच्चों को अलग से ध्यान नहीं देंगे तो कई सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमसे मिस हो जाते हैं। तो यही बात हमारे जो कैंसर जो बच्चे हैं, जो चाइल्डहुड कैंसर जो आज का कंसेप्ट है, कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स देखे जाते हैं जो बचपन में कई बार जन्मजात कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं उनके साथ कि जिनमें उन बच्चों का जो रिस्क है कैंसर डेवलप होने का वो बढ़ जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि कोई भी ऐसा सेंटर जो हम लोग बनाएंगे वो सिर्फ इलाज ही नहीं करेगा, वो रोकथाम पे भी काम करेगा। और रोकथाम का मतलब है कि वो स्क्रीनिंग करेगा। मदर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब वो बच्चा पैदा हुआ उससे पहले ही यदि हमारे कुछ ऐसे
फैक्टर्स निकल के आते हैं, चाहे वो ब्लड में कुछ जांचें हों, चाहे किसी और प्रकार की हों या अल्ट्रासाउंड्स हों, जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये बच्चे में ये चीज़ हो सकती है आगे जाके। तो मेरा अपना सपना यह है कि जो ये सेंटर हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग रोकथाम, स्क्रीनिंग और हर प्रकार के इलाज और उससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशंस या जांचें हों वो सब हों, यही मेरा अपना मानना है। ट्रांसफ्यूज़न डिपार्टमेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न डिपार्टमेंट और ब्लड बैंक जो है उसमें हम लोग एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली एक पेशेंट में ये लोग कर चुके हैं संस्थान में। मेरा अपना मानना है कि जो हमारा जो ब्लड बैंक है उसमें बहुत बड़ी ऐसी कैपेसिटी है उस डिपार्टमेंट में कि वो बच्चों और बड़ों दोनों में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे काम करेगा। और हम लोग उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चों के ब्लड के ट्यूमर्स या कैंसर जिसमें कि ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है बोन मैरो की, उसकी व्यवस्था भी हमारे यहाँ शुरू हो पाएगी। वो सुविधाएं कैसे हम लोग दे सकते हैं एम्स में, यदि वो लोग यहाँ हमारे पास आते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों के माध्यम से ये हम मरीजों तक पहुंचाना चाहते हैं कि यदि कोई भी, जैसे बताया गया, गांठ है या कोई भी ऐसा लक्षण जो आपको लगता है कि एक सीमित समय के बाद तक वो ठीक नहीं हो रहा है इलाज के बाद, तो विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि प्राथमिक रूप से आप कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो या कोई और बीमारी, उसको आप शुरुआती ही तौर पे उसको आप पकड़ लेंगे तो वो ठीक होने के चांसेस, जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने बताया, कि 95% तक भी ठीक हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं। तो कैंसर का नाम सुन के डरना नहीं चाहिए, ये आपको जनता को कहना चाहिए, माँ बाप को ये कहना चाहिए अब इलाज है संभव। और सरकार की ऐसी नीतियां भी हैं कि जिस ऐसी स्कीम्स में हम लोग जो एक विशेष वर्ग में जो भी बीपीएल हो या इस टाइप के लोग हैं, वो हम लोगों उसमें हम लोग पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट जो है वो मुफ्त उनको देते हैं, चाहे वो दवा हो, चाहे सिकाई हो, चाहे वो ऑपरेशन हो। तो इस बात को हम लोग यदि जनता तक पहुंचा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि कोई फिक्स्ड वो नहीं होती है एज ग्रुप, लेकिन 18 तक के बच्चों को 0 से लेके 18 तक को हम लोग जो है, हाँ जी, जो बच्चे हैं, बच्चे का मतलब इलाज, जो बच्चों का इलाज तो तभी होगा जब वो पैदा हो जाएंगे। गर्भाधान, हाँ, गर्भ में यदि है तो हम माँ की जांच करके जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको हम लोग सोच सकते हैं कि उसमें क्या ऐसे चांसेस हैं कि वो बीमारी फैले। लेकिन उसका इलाज जो है वो तभी होगा कि जब वो बच्चा पैदा होने के बाद ही हो सकता है। लेकिन जो हम उसको डायग्नोसिस पहले से कर सकते हैं, अपनी तैयारी पहले से कर सकते हैं कि कैसे, यदि होगा तो हमको क्या करना होगा, ये मेरा कहने का। जो दवाइयाँ होती हैं, कैंसर को रोकने की दवाइयाँ होती हैं या सिकाई होती है, उसका साइड इफ़ेक्ट इतने हाई होते हैं कि वो शरीर में जो नया गर्भ पल रहा है उस पे भी, जैसे वो ट्यूमर पे बुरा असर डाल रही है, वो उसी प्रकार से वो दवाइयाँ बच्चा जो पल रहा है उस पे भी डालती हैं। आपने देखा होगा जिनको दवाइयाँ चलती हैं उनके बाल हट जाते हैं या और भी चीज़ें होती हैं इस टाइप की। तो बच्चे पे तो ऐसे में यूजुअली बताया जाता है कि ये गर्भाधान नहीं होना चाहिए, और यदि हो गया है तो उसको मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके उस गर्भ को कंटिन्यू ना करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चों के कैंसर के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हालांकि 5% कैंसर होता है, पूरे सारे उम्र का अगर कैंसर मिला के देखा जाए तो सिर्फ 5% होता है, लेकिन इसका लोड भी यहाँ कम नहीं है। अभी तक जैसे 2018 के बाद हमने यहाँ पे लगभग 450 कंसल्टेशन
बच्चों के कैंसर के लिए देखे हैं। उनमें से कुछ डायग्नोस नहीं हो पाए, वो चले गए पहले से ही रिलेटिव्स, और फिर डायग्नोसिस हुआ तो कुछ ट्रीटमेंट छोड़ के चले गए, मतलब ट्रीटमेंट नहीं कराया, और वो सब कई सारे भ्रांतियां हैं, इसके कारण ऐसा होता है। लेकिन इस सब से जूझते हुए भी, इन सब चीज़ों से जूझते हुए भी हमने अभी यहाँ पे लगभग 60 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है। जो ट्रीटमेंट सालों साल चलता है वो 60 पेशेंट का एकदम कंप्लीट हो चुका है, और 90 पेशेंट्स का अभी ट्रीटमेंट यहाँ पे बच्चों का कीमोथेरेपी और दूसरे ट्रीटमेंट से चल रहा है। तो ये बच्चे तभी ज़्यादा सक्सेस होते हैं जब हम इनका डायग्नोसिस जल्दी कर लेते हैं। तो बच्चों में एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम होता है कैंसर का वो अलग तरह का होता है। जैसे कि ब्लड कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर ब्रेन ट्यूमर का नंबर उसके बाद आता है। बाकी जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं बच्चों में वो बड़ों से डिफरेंट होते हैं। जैसे रेब्डोमायोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, इस तरह के कैंसर पाए जाते हैं। अमूमन जो ये कैंसर होते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ब्लड से रिलेटेड कैंसर और दूसरा सॉलिड ट्यूमर्स। तो ब्लड से रिलेटेड कैंसर जो हैं वो ब्लड की कमी के साथ प्रेजेंट होते हैं। ब्लड की कमी मतलब जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, WBC काउंट उसके कम हो जाते हैं, उससे इन्फेक्शंस होते हैं, बुखार आता है, और प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, उससे कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसके कार्डिनल मेन सिम्टम्स हैं ब्लड कैंसर के। उसके अलावा छोटी छोटी गिल्टियाँ हो सकती है कहीं पे, और पेट में सूजन हो सकता है क्योंकि लीवर और तिल्ली जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के ये ब्लड कैंसर के सिम्टम्स हैं। और सॉलिड ट्यूमर के सिम्टम्स जो हैं वो जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग स्पेशलिटी वाले हमारे प्रतिनिधि इधर हैं, वो इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद में ठीक होने का चांस बड़ों के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। कई बार पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमारे तो घर में वो दादी को वो कैंसर हुआ था और वो ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और वो जस्ट लेके घर चले जाते हैं कि कैंसर मतलब कुछ नहीं होना है। तो ऐसा नहीं है। बच्चों में टाइप जो है, इवन जो ब्लड कैंसर सेम बड़ों और बच्चों में, उसमें भी अंदर जेनेटिक टाइप अलग अलग होता है, और उसमें बच्चों में जो कीमोथेरेपी सहन करने की क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनको ज़्यादा डोज दिया जा सकता है, और उनमें साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं क्योंकि उनके ऑर्गन्स नए होते हैं, हेल्दी होते हैं। जबकि बड़ों में डायबिटीज़ हो सकता है, BP की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी, इससे सब वो उनके ऑर्गन्स पहले से ही ख़राब होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सहन करते हैं। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो जो अच्छे कैंसर है, जैसे एक हॉजकिंस लिम्फोमा वाला कैंसर है, उसमें 90 से 95% चांस है कि बच्चा ठीक हो जाता है अगर वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो एक दूसरा कैंसर है जिसको AML M3 बोलते हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, हमारे पास 2 पेशेंट भी हैं। उनका जो आउटकम है वो 95% से भी ज़्यादा अच्छा होता है, और वो भी बिना कीमोथेरेपी के। हमने कोई उसमें कीमोथेरेपी नहीं दिया, कोई सर्जरी नहीं, कोई रेडियोथेरेपी नहीं। उसके जो स्पेसिफिक टारगेट एजेंट आते हैं वो 2 दवाइयों को मिला के, जैसे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और एट्रा कहते हैं, ये दोनों से ट्रीटमेंट उनका किया है और दोनों अच्छे से सक्सेसफुल हुए हैं। तो उनमें ट्रीटमेंट मॉडलिटी अगर हम सभी अच्छे तरीके से सीक्वेंस में यूज़ करें बिना गैप दिए, तो चांसेस इन जनरल 70-80% मान सकते हैं सारा ख़राब और अच्छे कैंसर का मिला के। और ये ब्यूटी है एम्स भोपाल की कि हमारे यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट इसके लिए जो अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं उसके अवेलेबल हैं। जैसे कि कीमोथेरेपी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं, फिर रेडियोथेरेपी की जब ज़रूरत पड़ती है तो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट वाले देते हैं, और सर्जरी की जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरी ये टीम है, सर्जरी अपने अपने एरिया में जहाँ भी ट्यूमर होता है उसके हिसाब से सर्जरी करते हैं। लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन, वो भी टाइमली कॉम्बिनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा मानना है। जैसे आपने कहा जेनेटिक होते हैं, लेकिन अभी जो रिसर्च आ रही है उनमें बच्चों में ज़्यादा कैंसर पाया जा रहा है, तो इतनी सारी जेनेटिक केसेस कैसे हो सकती है और कुछ कोई कॉज नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इन एक्चुअली जो बच्चों में कैंसर होते हैं ये बड़ों में कैंसर के कारण जो होते हैं उससे अलग होते हैं, है ना। बड़ों में तो जैसे स्मोकिंग हो रहा है, कुछ एल्कोहल है, या
केमिकल से एक्सपोजर से हो सकती है, उनमें सालों चाहिए, सालों साल एक्सपोजर होता है तब जाकर के वो कैंसर की रिस्क होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, इतने छोटे हैं, उनमें तो वो रिस्क डेवलप ही नहीं हुई है। तो इनका कारण जो होता है मोस्टली जेनेटिक होता है। तो आजकल कई जेनेटिक टेस्ट हैं हर बच्चे में, स्पेशली ब्लड कैंसर के बच्चे में हम जेनेटिक टेस्ट भेजते ही भेजते हैं, क्योंकि उसी से उसका रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होता है। मतलब कौन सा रिस्क में है बच्चा, लो रिस्क में है तो कम ट्रीटमेंट मिलेगा, हाई रिस्क में तो ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो वो जेनेटिक चेंजेस लगभग हर बच्चे में देखने को मिलते हैं। और अगर उसमें भी एडवांस और जो टेस्ट आए हैं NGS जिसको बोलते हैं, पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं उसमें, तो छोटे छोटे जीन भी नए नए पता लग रहे हैं कि ये बच्चों के कैंसर में होते हैं। हालांकि वो वाइडली अवेलेबल नहीं है तो फिर कॉस्टली होते हैं, तो फिलहाल हर बच्चे में नहीं करते, लेकिन आने वाले टाइम में NGS वाले टेस्ट किए जाएंगे हर बच्चे में, ऐसा मेरा मानना है। बीमारी को सबसे पहले पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी श्रृंखला में लैब डायग्नोस्टिक्स और रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स का एक बहुत ही पुरजोर उसमें उपयोग होता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एम्स भोपाल में हमारे पास समस्त किस्म के उपकरण मौजूद हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो MR हो या CT स्कैन हो या गामा कैमरा वगैरह हो, जिससे कि प्रयास करके प्रारंभिक अवस्था में ही हम जांच कर ये पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि इस बच्चे में कुछ विकृति है जिसको कि आगे जाकर बायोप्सी करके ये प्रूव किया जाता है कि ये मैलिग्नेंट है, कैंसरस है या नहीं है। लेकिन सारे उपकरण इस संस्था में मौजूद हैं और हमारा जो मैन पावर है वो फुली ट्रेंड है इस प्रकार के डायग्नोस्टिक्स करने में। साथ ही साथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का इसमें काफ़ी जोर तक उपयोग होता है, जिसमें हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हम सैंपल निकालें, चाहे वो CT गाइडेंस में निकालें या MR गाइडेंस में निकालें। तो ये संस्था इस प्रकार के बच्चों को प्रारंभिक रूप से जांच कर यह पता लगाने के लिए कि वो कैंसर से पीड़ित हैं अथवा नहीं, उसमें प्रयास करके जल्दी से जल्दी हम पता लगाते हैं। और साथ ही में लैब डायग्नोस्टिक्स जो हमारे यहाँ वो भी काफ़ी सुदृढ़ डिपार्टमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो जांचों में सहयोग प्रदान करता है। एक हम काफ़ी आमतौर पर जो देखते हैं ये कि कुछ मरीज़ ऑपरेशन से घबराते हैं, चाहे वो जांच करने के लिए हो या जांच करने के बाद में उस कैंसर को निकालने के लिए। लोगों को लगता है कि अगर कैंसर में चीरा लगवा दिया जाए तो कैंसर काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो इनफैक्ट कुछ दूसरी तरफ कुछ ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो कीमोथेरेपी जिन्हें पसंद नहीं होती, वो सिर्फ ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उनको कीमोथेरेपी से डर लगता है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है और यही सलाह है कि कैंसर के उपचार का एक ही तरीका है, तुरंत उपचार कराएं, पूरा उपचार लें। सर्जरी, सिकाई या कीमोथेरेपी आपकी पसंद या नापसंद का विषय नहीं है, ये कैंसर के उपचार के ज़रूरी भाग हैं। ये अलग अलग तरीके नहीं हैं, ये तीनों एक साथ उपयोग किए जाते हैं। किसी मरीज़ में शायद तीनों की ज़रूरत होती होगी, किसी में किन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उन पर भरोसा करें और पूरा इलाज लें। क्या कारण है, और ये बताया गया था कि जो कारण बड़ों में होते हैं जैसे कि स्मोकिंग या टोबैको, उस तरह के कारण बच्चों में कम होते हैं। बच्चों में हम जब बोलते हैं कि जेनेटिक कारण ज़्यादा मिल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आनुवंशिक हैं। आनुवंशिक कैंसर यानी कि जो एक फैमिली में चलते हैं, ऐसे कैंसर आज भी 2 या 3% से ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे का शरीर बन रहा होता है तो जो शुरुआती प्रोसेस होती है, जो उस दौरान कुछ जेनेटिक गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, और वो जेनेटिक गड़बड़ियाँ अब हम इन कैंसर से कोरिलेट कर पा रहे हैं और उनको ऐसा एक मार्कर की तरह यूज़ करके हम इन कैंसर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकी प्रवृत्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैंसर कितना अच्छे या कितना ख़राब तरीके से काम करेगा। उन सारे वो जैसे जैसे नई रिसर्च आती जा रही है, हमें नए कैंसर के साथ होने वाली नए कैंसर के साथ होने वाली इस तरह की जेनेटिक गड़बड़ियों के बारे में पता लग रहा है, और अब हम उनको टेस्ट करके इन ट्यूमर्स को ना केवल बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, उनका इलाज भी बेहतर कर पा रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आनुवंशिक है। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि भ्रांतियाँ बहुत कॉमन है कि ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया है तो वो लाइलाज है। ऐसा नहीं है, ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है और एम्स भोपाल में ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे विभाग हैं जिसमें रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है और न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट है। जो बच्चे होते हैं
उनमें बहुत ही जो बच्चों के ट्यूमर हैं और बड़ों के ट्यूमर है उसमें काफ़ी फ़र्क है। जो बच्चों के ट्यूमर है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के ट्यूमर बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं, तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माँ बाप अगर जल्दी समझ जाएं तो बच्चों को अस्पताल में लाना संभव हो जाता है और उनका इलाज जल्दी हो सकता है, जिसमें कि मुख्यतः हेडेक यानी कि सर दर्द। किसी भी बच्चे को अगर सर दर्द हो रहा है तो उसको आप हल्के में ना लें, उसके लिए तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लें। अगर सिर दर्द के साथ में, जो कि जैसे अर्ली मॉर्निंग हेडेक हम बोलते हैं कि सुबह सुबह अगर सर दर्द हो रहा है और साथ में अगर उल्टियाँ होने लगें, ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत एक न्यूरोसर्जन को दिखाने की ज़रूरत है। इसको हल्के में ना लें और तुरंत उसका इलाज या उपचार करवाएं। ये ज़्यादातर उन भागों में पाए जाते हैं जिनका कि विकास जिनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, जैसे कि घुटने के आसपास। तो जो फीमर बोन है, जिसका कि निचला भाग या टिबिया का जो ऊपर का भाग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्यूमर्स पाए जाते हैं। जो सबसे कॉमन हड्डी के जो ट्यूमर है, जिसको कि ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, और उसके बाद फिर एक इविंग सार्कोमा, ये दोनों ही काफ़ी कॉमन ट्यूमर्स हैं जो कि हड्डियों में पाए जाते हैं। एक बात जो ध्यान देने की है, जिसमें कि जो आमतौर पर देखा जाता है, वो नॉर्मली हम कैंसर को गठान के साथ सोचते हैं कि कैंसर का मतलब गठान भी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पहले बहुत समय तक बच्चे को वहाँ पर दर्द होता है और दर्द के कुछ महीनों के बाद ही वहाँ पर गठान मिलती है। तो जब भी बच्चा कई बार जब दर्द बताता है या कई बार ऐसा हमें उस जगह बताता है जहाँ पे वो बोल रहा है कि दर्द हो रहा है, लेकिन जब ऐसा बच्चा बताए तो ज़रूरी होगा कि हम उसको इग्नोर ना करें और एक हड्डी के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है जल्दी ही हम उस जगह में गठान आने के पहले या हल्की सी गठान है तभी उसको पकड़ा जा सके और सही तरीके से फिर उसकी आगे जांचें की जा सकें। देखिए, जो कैंसर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने भी बताया कि सबसे कॉमन जो कैंसर्स हैं वो लिम्फोमास, जो खून के ब्लड सेल के कैंसर्स हैं, और वो हमारे विभाग में आते हैं गले में गांठ लेके। पर मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगा कि सारे गले की गांठें जो हैं वो कैंसर नहीं होती हैं। हाँ, ज़रूर उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में इट इज़ मोर कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन है कि वो टीबी हो रेदर देर कैंसर। लेकिन वो तभी पता चलेगा जब हम उसको देख के उसका एक एफएनएसी करेंगे और उसके साथ में जो और ज़रूरी ब्लड टेस्ट हैं वो करेंगे। बट बच्चों में हाँ, जो सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं वो लिम्फोमास होते हैं, वेदर हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस। और जो दूसरे सॉलिड ट्यूमर हैं वो रेब्डोमायोसार्कोमा सबसे कॉमन होता है, और कुछ खास जगह के रहने वाले लोगों में नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा, मतलब नाक के पीछे के जो हिस्सा होता है वहाँ से जो कार्सिनोमा कैंसर अराइज होता है। सो दीज आर दी मोस्ट कॉमन कैंसर्स। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि नाक काना, इनको और सर ने बताया कि आँख में यदि वो, तो ये तो बहुत मतलब ऐसा है कि बच्चों में कान दर्द होते ही रहता है, आँख दर्द होते ही रहता है। कान दर्द से नहीं है, जो मेन जो मेनली सिम्टम होते हैं वो गांठ, जैसे लिम्फोमा है वो आपको गले में गांठ दिखेगी। तो अगर वो गांठ 1-2 है, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखिए, नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो फिर हॉस्पिटल दिखाने ही है हॉस्पिटल में। फिर कई लोग आते हैं, एफएनएसी हम लोग बोलते हैं, धंधे वो कहते हैं एफएनएसी नहीं कराना। आपने पूछा भी था सर ने कि हमको लगता है कि उससे बढ़ जाता है, पर वैसा होता नहीं है। लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि कैंसर, कोई भी कैंसर है वो जब फैलता है तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे फैलता है, वो 1, 2, 3, 4 से तरह से नहीं होता। तो अगर आप आज मेरे पास 16 में आए हैं तो वो कल अपने आप 32 होगा। उसमें ये नहीं है कि सुई डाल दी है इसलिए कल वो तेज फैलने लगा। तो जितना टाइम एक ट्यूमर को 1 महीने से 1 महीने तक आने में लगता है, हो सकता है कि उतना बड़ा साइज वो अगले 3 दिन में हो जाए। और इसी चीज़ को लोग सोचते हैं कि एफएनएसी से बढ़ने लगा, ऐसा होता नहीं है। जो जानकारी है कॉमन पब्लिक में थोड़ी उसकी कमी है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैंसर शुरू में आँख की रोशनी ख़त्म करता है, फिर ये आँख को ख़त्म करता है और फिर ये शरीर में फैल जाता है ब्रेन के थ्रू। तो उसमें फिर जान जाती है बच्चे की, क्योंकि वो एडवांस स्टेज होती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है समझना कि इसको सही टाइम पे पकड़ना ज़रूरी है, जिससे इसका इलाज हो सके। और जिस स्टेज पे आप पकड़ेंगे उस हिसाब से बच्चे की रोशनी या आँख या जान बचा पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके थ्रू पब्लिक में जानी चाहिए
वो दो चीज़ें हैं कि अगर किसी बच्चे की आँख में सफ़ेद चमक दिख रही है, जैसे आप फ़ोटो ले रहे हैं बच्चे की और उसके फ़ोटो में एक आँख में सफ़ेद चमक आ रही है कंपेयर टू अदर आई, तो उसमें तुरंत उस बच्चे को आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर बच्चे की आँख में भेंगापन दिख रहा है, कोई एक आँख उसकी तिरछी जा रही है, तो उस केस में भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दो सबसे कॉमन रेटिनोब्लास्टोमा के शुरुआती लक्षण होते हैं। इसको आप जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी बच्चे की आँख की रोशनी या वो गई तो एटलीस्ट आँख, और अगर आँख भी नहीं बचा सकते तो कम से कम बच्चे की जान बच सकती है। उसका ट्रीटमेंट एम्स भोपाल में पूरी तरह से अवेलेबल है। यहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम है जिससे आई के इस कैंसर के पेशेंट्स को, बच्चों को पूरा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बच्चों के जो खून से संबंधित कैंसर होते हैं वो ज़्यादातर दवाइयों के सहारे या फिर कीमोथेरेपी के सहारे ठीक हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनमें दवाइयों के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हो पाता है या फिर जिनमें बीमारी लौट के वापस आती है, उनके अंदर जो हम अमूमन जानते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से, वो एक बहुत अच्छा तरीका है उनको इलाज देने का, जिससे हम कैंसर को ज़िंदगी भर रोक के आने में सक्षम हो सकते हैं। ये संभावना तकरीबन 70 से 80% रहती है डिफरेंट टाइप के कैंसर के अनुसार कि मरीज को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितने % चांसेस है कि उसमें बीमारी ज़िंदगी भर ठीक रहेगी। मेनली ट्रांसप्लांट दो तरीके के होते हैं, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में जो मरीज होता है, जो बच्चा होता है, उसी के हम सेल्स खून के द्वारा एकत्रित करके कीमोथेरेपी देने के पश्चात वापस उसके शरीर में डालते हैं। वहीं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के अंदर हम उसके जो सगे भाई या बहन जिससे पूरा उसका जीन मैच करते हैं, जिसको अपन HLA के नाम से जानते हैं, उनसे सेल्स लेके बच्चे के शरीर में डाला जाता है। तो दोनों ही तरह के ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं, हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, और इनके साथ में जो अभी तक रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहले तो जो बच्चों के ब्लड कैंसर जिनका इलाज कीमोथेरेपी के से नहीं हो सकता है, उनके अंदर डेफिनेटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प बचता है जिससे हम उनको ठीक करने का मैक्सिमम चांस या मैक्सिमम सर्वाइवल बेनिफिट उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज़, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो आपका सवाल है, तो उसमें जो बच्चों को ट्रांसप्लांट हमको करना रहेगा, पहले तो हमको उसकी बीमारी को दोबारा से कंट्रोल करना रहेगा, और कंट्रोल करने के पश्चात उसका जो ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट के सेल्स जो होंगे उसके सगे भाई बहन में किसी से अपने को लेने रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि उसका 10/10 का HLA मैच या जीन मैच उनके सगे भाई बहनों के साथ में हो। अगर उसके सगे भाई बहनों के साथ में उसका 10/10 का मैच होगा तो डेफिनेटली हम इस बच्चे को बीमारी कंट्रोल होने के पश्चात बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक होने के चांसेस उस बच्चे के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 90% हैं। 90% तभी होते हैं जब फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोज होता है, उसका ट्रीटमेंट पूरा होता है और सही से होता है। एक बीमारी लौट के आ जाती है, वो भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद, वो भी 3 महीने के अंदर आई है, तो डेफिनेटली बीमारी से जो चीज़ें जुड़ी हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो जो एकमात्र विकल्प बचता है ट्रांसप्लांट ही बचता है, और हमको उसके लिए ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन बशर्ते हमारा उसके लिए 10/10 का HLA मैच सगे भाई बहन के साथ हो। अगर वो नहीं है तो और भी ऑप्शंस होते हैं जिसको हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर्वाइवल रेट 40% से ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में जिसमें कि मॉडलिटी, तीनों मॉडलिटी जिसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी अगर सही से और समय पर ली जाएं तो 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। दूसरा, रेडिएशन एक सॉलिड ट्यूमर्स में 60 to 70% पेशेंट में कहीं ना कहीं रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरी होता है वो रेडिएशन, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि सर्जरी और कीमोथेरेपी से सॉलिड ट्यूमर्स जो हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। अर्ली स्टेज में तो एक मॉडलिटी भी ठीक कर सकती है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है पता लगाना, लेकिन जो थोड़े से एडवांस हो गए हैं उसमें रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। और रेडिएशन की जो भ्रांतियां हैं कि बहुत सारे लोग डरते हैं रेडिएशन से कुछ हो जाएगा, रेडिएशन नहीं लेना चाहिए, रेडिएशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये हम बताना चाहते हैं कि रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल एक्सरे होते हैं जिनकी की पावर ज़्यादा होती है और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। रेडिएशन में
एक्सरे की तरह बिल्कुल पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन बार बार एक ही जगह पे रेडिएशन देने से थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आते हैं जो कि लोकल होते हैं और दूसरी जगह उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। रेडिएशन टोटल आज की डेट में सेफ प्रोसीजर है और उसके साथ वाले रहने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उससे मरीज़, वैसे भी कैंसर का मरीज़, बच्चों का कैंसर या बड़ों का कैंसर फैलता नहीं है, उनके साथ आप आराम से रह सकते हो, नॉर्मल आदमी की तरह रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडिएशन जब भी ज़रूरत हो ट्रीटमेंट पूरा लें, और चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, ज़रूर लें डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो 90% बच्चों के कैंसर ठीक होने की संभावनाएं होती हैं। कोई भी गांठ है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है बड़ी लेडीज़ में, उसमें कभी भी पेन नहीं होता। पेन कब होता है? जब वो आसपास के नसों को इन्वॉल्व कर दे। तो शुरू में जो बच्चा है या बड़ा है वो बताते ही नहीं है किसी को, दर्द नहीं होता। दर्द होने पे ही बताएगा। मुंह के भी कैंसर हैं तो उनमें शुरू में दर्द नहीं होता, जब वो बड़े हो जाते हैं या गांठें हो जाती हैं तभी दर्द शुरू होता है। तो ज़रूरी है कि कोई भी गांठ हो उसकी जांच ज़रूर कराएं। अगर वो 2-3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रही है इलाज से, एंटीबायोटिक से या फिर पेन किलर से, अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो उसको ये ज़रूर इलाज कराएं कि ये है क्या, कैंसर तो नहीं है कहीं, जिससे कि हमको जल्दी अर्ली स्टेज में पता चल जाए। दूसरा आपका एक सवाल था कि प्रेग्नेंट लेडीज़, अगर स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी है और तब उसका कैंसर पता चल गया तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करा दिया जाए। अगर तीसरा ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है तब पता चला है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा मैच्योर हो जाए जितनी जल्दी, तो उसको डिलीवर करके फिर उसका कैंसर का इलाज शुरू किया जाए।